नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों में देरी को लेकर एससी नाराज, केंद्र सरकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जताई गई है नाराजगी। आपको बताते चलें, कोर्ट के फैसलों का सम्मान नहीं करना चाहते सीजेआई ने कहा है ट्रिब्यूनल बंद कर दे या आप पर अवमानना कार्रवाई करी जाएगी। सीजेआई ने कहा है कि हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते, अगर आप जजों पर विश्वास नहीं करते तो विकल्प ही आगे कोई और बचता ही नहीं है। हमारे संयम का परीक्षण किया जा रहा है और ऐसा ना किया जाए, ये कहना है चीफ जस्टिस का। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई सोमवार को अब आगे की जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो सोमवार को की जाएगी। अगली सुनवाई तक नियुक्तियां हो जानी चाहिए और हो जाएंगी, ऐसा कहना है सीजेआई का। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, केंद्र सरकार से सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए तुरंत नियुक्तियों को बहाल करने का आदेश दिया है। आप कोर्ट के फैसलों का सम्मान नहीं करते हैं, ये कहना है सीजेआई का। उन्होंने सीधे सरकार को फटकार लगाई है। सरकार के साथ टकराव चाहते नहीं है, कहना है सीजेआई का, लेकिन अगर हालात बिगड़े और हस्तक्षेप करना पड़ा तो वैसे वो कदम भी कोर्ट की तरफ से उठाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई है। अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वो सोमवार को होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार को हो सकती है। आपको बताते चलें, इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। केंद्र सरकार से सीजेआई ने नाराजगी जताई है। केंद्र सरकार से सीजेआई ने त्वरित कार्रवाई करने की इस पूरे मामले में मांग की और कहा है कि टकराव नहीं चाहते हैं। चलिए, राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सत्ता में आए तो पुरानी पेंशनों को बहाल कर दिया जाएगा। अखिलेश ने पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपको बताते चले, वादों का सिलसिला शुरू हो चुका है। भदोही में रैली के दौरान अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया। बड़ा दावा करते उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशनों को बहाल कर देंगे अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती हो तो। सपा के घोषणा पत्र का हिस्सा होगा पुरानी पेंशन बहाली। आपको बताते चलें, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने बड़े बड़े दावों और वादों के साथ चुनावी रण क्षेत्र में उतर चुकी है और उसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने भी बड़ा ऐलान और बड़ा वादा उत्तर प्रदेश की जनता से कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सपा दोबारा सत्ता में आती है उत्तर प्रदेश में तो पुरानी पेंशनों को बहाल कर दिया जाएगा। यही नहीं, ये जो मैनिफेस्टो होगा सपा का, उसमें भी इस वादे को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वसूली कांड में अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। अब अनिल देशमुख देश छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। देशमुख पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए 100 करोड़ से ज्यादा की वसूली का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को पेश होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय पहले 5 नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन अनिल देशमुख और उनके वकीलों की ओर से हर बार अलग अलग दलील दी गई। देशमुख ईडी के पेश नहीं हो सके थे। आपको बताते चलें, अनिल देशमुख की ओर से कहा गया था कि उनकी तबीयत बेहद खराब है और कोरोना काल चल रहा है। फिर कहा गया कि वो ऑनलाइन पेशी के लिए तैयार हैं। इसके बाद कहा गया कि उन्हें केस से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। इसी तरह 5 बार नोटिस के जवाब में अलग अलग दलीलें उनके द्वारा दी गई। अनिल देशमुख ईडी के खिलाफ पेशी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत मिलती हुई नहीं देखी गई। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद ईडी ने उन्हें 5वां नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद देशमुख के वकीलों ने कहा कि अभी भी हमारे पास कानूनी विकल्प मौजूद है। वहीं ईडी को आशंका है कि देशमुख अपनी गिरफ्तारी के डर से देश छोड़ के जा सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। अब ऐसे में देशमुख अगर किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी तुरंत ईडी को इसकी जानकारी देगी। तो अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच चल रहे घमासान में
रेजिस्टेंस फ्रंट को बड़ा झटका लगा है। तालिबान के हमले में आपको बताते चले रेजिस्टेंट फ्रंट के प्रवक्ता फहीम दस्ती की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही साथ जनरल अब्दुल वुद्दू जारा की भी मौत हो गई है। इस सब के बीच अफगानिस्तान में तालिबान के पंजशीर के शेर कहने जाने वाले अहमद मसूद ने तालिबान के सामने एक बार फिर शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। मसूद ने दावा किया है कि तालिबान ने अपने लड़ाकों को पंजशीर से वापस भेजने का दावा कर दिया है, वापस बुला लिया है। तालिबानी लड़ाके बागलान प्रांत के अंदराब जिले से पीछे हट गए हैं। मसूद ने कहा कि तालिबानियों के पीछे हटने के बाद एनआरएफ ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का ऐलान किया। कल रात ही एनआरएफ ने कहा था कि अगर तालिबान अपने लड़ाकों को वापस बुला लेता है तो वो मिलिट्री ऑपरेशन रोक देंगे और शांति वार्ता में शामिल होंगे। एनआरएफ के लीडर अहमद मसूद ने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, मौजूदा समस्याओं को हल करने, युद्ध को रोकने और बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए एनआरएफ सहमत है और उम्मीद करता है कि तालिबान इस मांग पर व्यवहारिक कदम उठाएगा। शांति के लिए एनआरएफ युद्ध रोकने को तैयार है। अगर तालिबान पंजशीर और अंदराब में अपने सैन्य हमलों को रोक देता है तो बातचीत आगे हो सकती है। हालांकि एनआरएफ और तालिबान के बीच सुलह की कोशिश ऐलान जंग से पहले भी हुई थी, लेकिन वो नाकाम रही। आगे बढ़ते खबरों में, अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए तालिबान का क्रूर चेहरा एक बार फिर से सामने आ चुका है। तालिबान ने फरमान जारी किया है कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली लड़कियों को अबाया, रोब और निकाब पहनकर आना होगा ताकि उनका चेहरा पूरी तरीके से ढका रहे। लड़कियों और लड़कियों की क्लासेस अलग अलग चलाने का भी आदेश दिया गया। अगर क्लासेस अलग नहीं चलती हैं तो लड़के और लड़कियों को अलग कतार में बिठाकर बीच में पर्दा डालने के लिए कहा गया। इतना ही नहीं, तालिबानी आदेश के मुताबिक छात्राओं को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षक रखने का आदेश दिया गया। आदेश के मुताबिक अगर ऐसा ना हो सके तो किसी बूढ़े पुरुष अध्यापक को उनकी जगह पर लगाया जाए। स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को लेकर तालिबान ने एक लंबा चौड़ा आदेश जारी किया। तालिबान ने भले ही स्कूल और कॉलेज खोलने की इजाजत दे दी हो, लेकिन अभी भी छात्रों और अध्यापकों में डर का माहौल है। तालिबान का आदेश उन सभी निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर लागू होगा जो 2001 में तालिबान का शासन के खत्म होने के बाद से फले और फूले थे। 2001 से पहले तालिबानी शासन के दौरान महिलाओं को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ा था। इसके साथ ही उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए पुरुष रिश्तेदारों को साथ ले जाना अनिवार्य होता था। भारत में कोरोना संकट बरकरार है। हर दिन करीब 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आज सुबह आपको बताते चले, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताज़ा आंकड़े जारी किए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 38,948 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 219 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी। 43,903 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, यानी कि अब लगभग 5,174 एक्टिव केसेस कम हो गए। इससे पहले देश में लगातार 40,000 से ज़्यादा जो है वो मामले सामने निकल कर आ रहे थे। 40,000 से ज़्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे थे। और आपको ये भी बताते चले कि मंगलवार को लगभग 41,965, बुधवार को 47,092, गुरुवार को 45,352, शुक्रवार को 42,618। शनिवार की बात करें तो इस दिन आंकड़े 42,766। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,30,27,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,40,752 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात ये रही इस सब के बीच कि अब तक 3,21,81,000 लोग ठीक हो गए। देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख से ज़्यादा, कुल 4,04,874 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ प्रदेश सरकार के विरोध में कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए राजद्रोह और धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आपको बता चले, पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि कुरैशी पर भारतीय दंड विधान संहिता के अनुसार 153A, 153B, 124 से यानी कि राजद्रोह और 505(1)B के तहत मामला दर्ज किया गया है। भाजपा नेता आकाश कुमार सक्सेना ने रविवार को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सक्सेना ने आरोप लगाया था कि कुरैशी सपा नेता आजम खान के घर गए और उनकी पत्नी तजीन फातिमा से मिलने के बाद अपमानजनक बयान दे डाला। योगी आदित्यनाथ सरकार की तुलना राक्षस, शैतान और
खून पीने वाले दरिंदे से की। आकाश कुमार सक्सेना ने शिकायत में कहा है कि कुरैशी ने अपने बयान में आजम खान के खिलाफ कार्रवाई को इंसान और दानों के बीच की लड़ाई बताया। यह बयान दो समुदायों के बीच तनाव और समाज में अशांति पैदा कर सकता है। शिकायत के साथ सक्सेना ने पुलिस को विभिन्न चैनलों में प्रसारित कुरैशी के बयान की पेन ड्राइव भी सौंप दी। तो राजस्थान के सीकर से चौंकाने वाला मामला सामने आ चुका है। यहाँ एक लड़की ने हेड कांस्टेबल पर थाने में रेप करने का आरोप लगाया है। लड़की का कहना है कि हेड कांस्टेबल ने उसके प्रेमी को थाने से बाहर निकालकर इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल राजस्थान के सीकर में एक दलित युवती प्रेमी संग भाग गई थी। इसके बाद लड़की के घर वालों ने सीकर की सिंगरावट पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस की जाँच में पता चला कि प्रेमी प्रेमिका श्रीगंगानगर में रह रहे हैं। इसके बाद उन्हें लाने के लिए हेड कांस्टेबल सुभाष कुमार को भेजा गया। आरोप है कि सुभाष ने प्रेमी को आगे सीट पर बैठा दिया और वह खुद लड़की के साथ पीछे की सीट पर बैठ गया। रास्ते में उसने युवती के साथ छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। लड़की के मुताबिक रात में जब थाने पहुंचे तो उसके प्रेमी को बाहर भेज दिया गया। 29 अगस्त की सुबह 4 बजे सुभाष ने युवती को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। इसके बाद डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार किया। रेप के बाद सुभाष ने प्रेमी युगल को बिना कार्रवाई के छोड़ दिया। जब लड़की घर पहुंची तो उसने अपने घर वालों को पूरी बातें बताई। इसके बाद लड़की के घर वालों ने थाने में पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने पंचायत बुलाकर मामले को रफा दफा कर दिया, लेकिन प्रेमी नहीं माना। वह लड़की के साथ एसपी के सामने हाजिर हुआ और पूरी बात बताई। एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को हटा दिया। अब इस मामले में डिप्टी एसपी राजेश आर्य जांच कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव से पहले बीजेपी का इस सम्मेलन प्रबुद्ध समाज में अपनी पैठ बनाने को लेकर अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में आयोजित इस सम्मेलन में शामिल हुए। चुनाव से पहले हो रहे इस सम्मेलन में सीएम योगी ने शांति से त्यौहार मनाने के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और पहले की सरकारों पर जमकर हमला बोला। सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यूपी में कोई शांति से त्यौहार मनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज सभी शांति से त्यौहार मनाते हैं। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य का भी जिक्र किया। सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक नेतृत्व वो था जिसने आजादी के तत्काल बाद सोमनाथ मंदिर के कार्य के शुभारंभ का विरोध किया था, और एक नेतृत्व आज है जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर 5 सदी के इंतजार को दूर कर गौरव की अनुभूति करा रहा। बताते चले कि बीजेपी 6 से 20 सितंबर तक राज्य के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस दौरान पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं को यूपी चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। तो आउटर दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली के पश्चिमी बिहार इलाके में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 14 आरोपियों को धर दबोचा है। इसमें 8 महिला टेलीकॉलर भी शामिल है। इन सभी पर आरोप है कि यह एक नामी कंपनी के फोन को सस्ते दामों पर बेचने का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक जानकारी मिली थी कि एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था जिसमें लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और मालिक समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पुलिस को पता चला यह कॉल सेंटर 2 महीने पहले ही शुरू हुआ था। कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड अजीत नाम का एक शख्स है जो कि हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है। छापेमारी के बाद पुलिस ने यहां से 2 CPU, 1 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, 1 मॉनिटर, 1 सिम कार्ड सर्वर के साथ 32 सिम कार्ड, 1 फोन, 20 रजिस्टर, राउटर, 1 बार कोड स्कैनर और 1 प्रिंटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जब्त कर लिया। असम में आज से चरणबद्ध तरीके से एक बार फिर से स्कूल कॉलेज खुलेंगे। इस संबंध में हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए शुक्रवार को निर्देश जारी किया गया था। कक्षा 1 से 11 तक ग्रेजुएशन के पहले 7 सेमेस्टर और पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष के छात्रों की ऑनलाइन परीक्षाएं जारी रहेंगी।
असम सरकार ने इसे एक लेकर एसओपी जारी कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि फिर से खोलने के लिए संस्थान 2 मानदंडों, छात्रों की कक्षाओं में भाग लेने की इच्छा और कोविड-19 सकारात्मकता दर का ध्यान रखना है। असम सरकार ने कहा है कि दोबारा एसओपी जारी करने के पीछे 2 कारण शिक्षा के महत्व और आज की तारीख में राज्य में कोविड-19 स्थिति में सुधार है। इसके साथ ही सरकार ने अपने बयान में कहा है कि जो छात्र शारीरिक रूप से स्कूल जाने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। बयान में कहा गया है कि स्कूलों में शारीरिक उपस्थिति वैकल्पिक है और अनिवार्य नहीं। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान असम में आपको बताते चले अप्रैल में अपने स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए थे। राज्य सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार असम ने रविवार को पिछले 24 घंटे के दौरान 321 नए कोविड-19 मामले मिले हैं और 6 लोगों की मौत हुई।